आज हम जो परिभाषा का जो खंड है उस परिभाषा के खंड को हम आज जो कि पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता में किस प्रकार से शब्दों को परिभाषित किया गया है और किस विशेष शब्द का विशेष रूप से जो अर्थ है वो जो कि लिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 को। सेक्शन जो 6 है उस सेक्शन 6 के अंतर्गत है कि संहिता में जो परिभाषाएं दी गई हैं उन संहिता में दी गई जो परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाएगा। यानी कि जहाँ कोई भी शब्द है उस शब्द को अपवादों के अधीन समझा जाएगा। यदि उस मामले में अपवाद हैं तो अपवादों को लागू किया जाएगा और बेनिफिट ऑफ डाउट जो कि एक्यूज को दिया जाएगा। उसके बाद में धारा 7 में है एक बार में स्पष्टीकृत जो शब्द है उसका भाव, अर्थात उसमें कहा गया है कि जिस भाग में जो शब्द जिस स्पष्टीकरण के अनुसार प्रयुक्त किया गया है वह शब्द उसी स्पष्टीकरण के अनुसार जो कि प्रयुक्त किया जाएगा। धारा जो 8 है, धारा 8 के अंतर्गत है सेक्स की परिभाषा, लिंग की परिभाषा। तो लिंग के अंतर्गत स्त्रीलिंग भी आता है, पुल्लिंग आता है। इसके साथ इसमें जो तीसरा जो जेंडर है जिसको जो कि नपुंसकलिंग जिसको कहा जाता था उस जेंडर को भी जो कि यही इसकी परिभाषा के अंतर्गत जो कि सम्मिलित जो कि यही किया गया है। तो यानी कि जहाँ पुल्लिंगवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है वो नर के लिए भी लागू हैं और नारी के लिए भी लागू हैं। ये हमारा धारा 8 जो कि यही बताता है। धारा 9 के अंतर्गत वचन के अंतर्गत है, एक वचन के अंतर्गत बहुवचन भी आएगा, पर जहाँ बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ एक वचन जो शब्द है वो भी आएगा। धारा 10 के अंतर्गत पुरुष और स्त्री की जो परिभाषा है उसको बताया गया है। तो इसमें पुरुष शब्द का तात्पर्य किसी भी आयु की जो कि है कि जो मेल है नर है उससे लिया गया है, और स्त्री शब्द का तात्पर्य है किसी भी आयु की महिला, एनी एज, किसी भी आयु की जो महिला है उसके अंतर्गत लिया गया है। इसमें एक स्पष्टीकरण है, उस स्पष्टीकरण के अंतर्गत यही दे रखा है कि ऐसा नहीं माना जाएगा कि निर्धारित जो कोई अपराध है वह किसी एक विशिष्ट आयु वर्ग की महिला के साथ ही इसमें जो कि घटित होता हो। तो इसके संदर्भ में एक केस है राज्य वर्सेज मेजर सिंह। राज्य वर्सेज जो मेजर सिंह का केस है यह 1967 सुप्रीम कोर्ट का जो कि डिसाइडेड केस है, और इस केस के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि यदि एक 10 वर्ष की कम आयु की जो एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, यदि उसके साथ भी किसी प्रकार की यदि छेड़छाड़ी की जाती है, उसको किसी प्रकार से टीज किया जाता है, परेशान किया जाता है, और जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उन सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ किसी प्रकार की कोई अश्लील हरकत भी की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय होगा। उस संदर्भ में वह व्यक्ति यह बचाव नहीं ले सकता कि उस बच्ची की जो एज है वह 18 वर्ष से कम है, यानी कि वह सहमति देने में असक्षम है, या वह बच्ची बहुत छोटी अवस्था के अंतर्गत है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसा किसी प्रकार का जो डिफेंस है वह एक्यूज को प्राप्त नहीं होगा। तो सेक्शन 10 में यह इम्पोर्टेंट केस है राज्य वर्सेज मेजर सिंह का। इसके अलावा सेक्शन 11 के अंतर्गत व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत इसमें कंपनी, संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या निगमित नहीं हो, व्यक्ति जो शब्द है उस व्यक्ति शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। सेक्शन 12 के अंतर्गत लोक की परिभाषा दे रखी है, पब्लिक की जो परिभाषा है सेक्शन 12 के अंतर्गत दे रखी है। उसके अंतर्गत है लोक का कोई भी वर्ग या जो समुदाय है वो लोक की जो परिभाषा है उस लोक की परिभाषा के अंतर्गत उस वर्ग या उस समुदाय को जो कि लिया जाएगा। सेक्शन 13 को निरसित किया गया है। तो यह विधि अनुकूलन आदेश 1950 के द्वारा सेक्शन 13 को
निश्चित किया गया है। अब विधि अनुकूलन आदेश क्या है? विधि अनुकूलन आदेश है जब हमारी कोई भी विधि जो मौलिक विधि से पूरी तरह से असंगत है, यानी कि यदि स्टेट ने कोई ऐसी विधि बनाई है जो पूर्वोत्तर विधि के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो उस स्थिति में उस अनुकूलतम विधि को लागू किया जाएगा जो वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत सुसंगत है। अर्थात जो हमारा संविधान का आर्टिकल 13 सबक्लोज 1 जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत है, मैडम भिखारी बनाम स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें जो केस लॉ इम्पोर्टेंट है, उसमें यही कहा गया था कि अनुकूलन किया जाएगा, यानी कि सुसंगत प्रावधानों को विसंगत प्रावधानों से अनुकूलित करके और उस विधि को जो कि ग्रहण का सिद्धांत लागू होगा और हम उस ग्रहण के सिद्धांत को लागू करके उस पार्ट को ओवरलेप कर देंगे। इसके बाद में सेक्शन 13 सबक्लोज 2 के अंतर्गत जो सिद्धांत है वो है पृथक्करण का सिद्धांत, दीपचंद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके अंतर्गत भी यह बताया गया था कि जहाँ कोई प्रावधान जो सुसंगत नहीं है तो असंगत प्रावधानों को सुसंगत प्रावधानों से अलग करके सुसंगत प्रावधानों को ग्रहण कर लिया जाएगा। इस प्रकार से जहाँ विधि का कोई भाग जो मौलिक अधिकारों से असंगत है उस असंगत भाग को छोड़ करके शेष भाग को लागू कर दिया जाएगा। सेक्शन 14 के अंतर्गत सरकार के सेवक की परिभाषा जो कि है कि वो दी गई है। उसके अंतर्गत है सरकार का सेवक यानी सरकार के प्राधिकार के द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन नियुक्त किया गया या नियोजित किया गया किसी भी ऑफिसर या कोई भी सेवक सरकार का सेवक जो कि शब्द है उसके अंतर्गत आएगा। तो इसमें सरकार की जो परिभाषा दे रखी है वो सरकार की परिभाषा को सेक्शन 17 आईपीसी के अंतर्गत जो कि है कि डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 15 और सेक्शन 16 इसको निश्चित किया गया है। सेक्शन 17 में सरकार, तो सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार भी आती है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और भारत की जो परिभाषा है वो सेक्शन 18 के अंतर्गत दी गई है। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य अब वर्तमान में भारत की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यह नया इसमें संशोधन जो कि है कि हुआ है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य को भारत की परिभाषा से अलग रखा था। सेक्शन 19 के अंतर्गत न्यायाधीश को परिभाषित जो कि किया गया है। तो न्यायाधीश से तात्पर्य क्या है? न्यायाधीश से तात्पर्य है हर एक ऐसा व्यक्ति जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, यानी कि उसको न्यायाधीश का पद डेजिग्नेटेड जो कि किया गया हो। इसके अलावा वह ऐसा व्यक्ति भी इसके अंतर्गत सम्मिलित माना गया है जो विधिक कार्रवाई में, चाहे ऐसी कार्रवाई सिविल है या ऐसी कार्रवाई दंडिक है, अंतिम निर्णय देने के लिए विधि के द्वारा उसको प्राधिकृत किया गया हो, वह व्यक्ति न्यायाधीश की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इस परिभाषा के अंतर्गत 4 प्रकार के हमारे जो कि एक दृष्टांत दे रखा है। सबसे पहला दे रखा है कि सीपीसी 1859 के अधीन जो अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर है वो न्यायाधीश की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। लेकिन दूसरा इसका जो दृष्टांत है वो इसमें कहता है कि जहां आरोप को सुपुर्दगी करने की अधिकारिता किसी न्यायाधीश को प्राप्त है तो आरोप को सुपुर्द करने वाला न्यायाधीश की परिभाषा में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह उस विधिक कार्रवाई में अंतिम रूप से अपना प्राधिकृत जो निर्णय है वह नहीं दे रहा, केवल वह कमिट कर रहा है। यानी कि सीआरपीसी 207 की जो कार्रवाई है कि जैसे अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा मामला आता है जो बालकों से छेड़छाड़ से संबंधित है, यानी पोक्सो कोड का मामला है, तो पोक्सो कोड के मामले की सुनवाई सेशन न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। लेकिन मामले में चालान मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होता है तो वह चालान मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हो जाएगा। अब वह मजिस्ट्रेट 207 सीआरपीसी की कार्रवाई करके उस मामले को सेशन ट्रायल के लिए कमिट कर देगा। तो यहाँ जब वह मामले को कमिट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वह न्यायाधीश की परिभाषा में नहीं आएगा। तीसरी अवस्था है कि वादों का विचारण का जो अधिकारिता रखने वाली पंचायत का जो सदस्य है वो न्यायाधीश की परिभाषा के अंतर्गत जो कि आएगा। और चौथा जो उसका दृष्टांत है वो कहता है कि कोई भी न्यायाधीश जिसको दंडादेश देने की
अधिकारिता हो, चाहे उसकी अपील में वह दंडादेश परिवर्तित हो जाए, लेकिन एक बार मूल रूप से वह उस मामले में किसी व्यक्ति को दंडादेश देने की अधिकारिता रखता हो, तो ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने वाला जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह न्यायाधीश की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो आज तक हमने सेक्शन 20 तक जो कि यह पढ़ा है। आगे की जो कक्षा है उस कक्षा में हम आज तक हमने सेक्शन 19 पढ़ा है। आगे की जो कक्षा है उसमें हम सेक्शन 20 जो न्यायालय की परिभाषा दे रखी है उस न्यायालय की परिभाषा को पढ़ेंगे।